TCS, विप्रो, इन्फोसिस के बाद इंडिया की चौथी बड़ी आईटी सर्विसेज की कंपनी। 2008 में इस कंपनी का वैल्यूएशन था $2 बिलियन। इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE के अलावा US स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होने वाली बहुत कम कंपनीज में एक, और इसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से शेयर होल्डर्स को 14,000 करोड़ तक के लॉसेज हुए हैं। हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लालच में अंधे होने की वजह से दो भाई अपने करियर के ताज खो बैठे। हम समझेंगे कैसे हुआ 9,000 करोड़ का सत्यम Hello and welcome. You're listening to One India. I am Pooja Sachdeva, and big news coming in. A special court has given its verdict on one of the country's biggest accounting frauds, सत्यम Satyam कंप्यूटर्स की scam. शुरुआत हुई थी 1987 में, जब हैदराबाद के दो भाई रामलिंगा राजू और रामा राजू ने भारत की बढ़ती आईटी सेक्टर को देखकर उसे कैपिटलाइज करना चाहा। कंपनी के चेयरमैन रामलिंगा राजू का जन्म 1965 में आंध्र प्रदेश के कोतापेटा गांव में हुआ था। एक मिडिल क्लास में पैदा हुए राजू और उनके भाई रामा राजू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई आंध्र यूनिवर्सिटी से की थी। सत्यम कंप्यूटर को शुरू करने से पहले रामलिंगा राजू एक टेक्सटाइल कंपनी में और रामा राजू एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। सत्यम कंप्यूटर्स प्राइमरीली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और आईटी कंसल्टिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करने में ध्यान देते थे। सत्यम ने शुरू करने के 4 साल बाद 1991 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपना IPO लॉन्च किया, जो कि 17 गुना अधिक सब्सक्राइब हुआ। ये उनका पहला बड़ा कदम था जिससे उन्हें मार्केट में एक पहचान मिली। 2001 में सत्यम कंप्यूटर्स ने US के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टिंग की और इंडिया की ऐसे कुछ एलीट कंपनीज की गिनती में आ गए जो ना कि सिर्फ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे पर US स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्टेड थे। आज भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 11 इंडियन कंपनीज ही US मार्केट्स में लिस्ट की गए हैं। इससे सत्यम कंप्यूटर्स ऊंचाइयों पर पहुंच गया और इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक बन गया। जाने माने इन्वेस्टर मोनीश पबराई जब अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे थे तो सत्यम कंप्यूटर्स उनके अर्ली इन्वेस्टमेंट्स में से एक थे। ये पीरियड सत्यम कंप्यूटर्स का गोल्डन पीरियड था। ये वक्त में सत्यम कंप्यूटर का मार्केट कैप भी $1 बिलियन क्रॉस कर दिया और इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर बन गई। 1991 से 2000 तक हैदराबाद का रियल एस्टेट ग्रो कर रहा था और 2000 के बाद तो तेजी से बढ़ने लगा। इस बूम का प्राइमरी रीजन था कि हैदराबाद में आईटी सेक्टर बूम कर रहा था। हैदराबाद का एक निकनेम है साइबराबाद, और ये नाम पड़ने के पीछे का कारण यही था कि हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू के अंडर आईटी सेक्टर में रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो इस बूम को कैपिटलाइज करने के लिए राजू ब्रदर्स ने मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दिया हैदराबाद के डिफरेंट लोकेशंस में। इसके लिए इन्होंने पैसों की जरा भी फिक्र नहीं की और जहां से भी जैसे भी फंड्स अरेंज हो सकता है उन सब तरीकों से फंड्स अरेंज कर दिया। इनफैक्ट रामलिंगा राजू के भाई रामा राजू ने तो अपने प्रमोटर शेयर्स के कुछ हिस्सों को भी डाइल्यूट कर दिया प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, और जब फिर भी पैसे कम पड़ने लगे तो बाकी शेयर्स बैंक में गिरवी रखकर बैंक से पैसे उठाने लगे। सत्यम कंप्यूटर्स के अलावा राजू ब्रदर्स ने 300 से भी ज्यादा कंपनीज खड़ा कर दिया, लेकिन ये सब फर्जी थे। इन कंपनीज का सिर्फ एक ही पर्पस था और वो था उन प्रॉपर्टीज को खरीदना। राजू ब्रदर्स ने इन फेक कंपनीज के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदी और उनके जानने वालों को उनमें डायरेक्टर्स बना दिया। यहाँ तक कि इन्होंने तो हेल्पर्स जैसे ड्राइवर्स, वॉचमैन, इन सबको इन फेक कंपनीज में पोजीशन दी ताकि ऑन पेपर ये नॉर्मल फंक्शनिंग कंपनी लगे। हैदराबाद आईटी सेक्टर राजू के लिए एक और वजह से इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए था क्योंकि इन्हें इनके कॉन्टैक्ट से पता चल गया हैदराबाद के अपकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसके बाद इन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी वो उन जगहों पर थी जहां पर मेट्रो का रूट पड़ता था। लोन्स, शेयर होल्डर फंड्स, हवाला, इन सब के थ्रू रामलिंगा और उनके भाई ने ढेर सारी प्रॉपर्टीज खरीदी। हैदराबाद ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश के हर कोने में। CBI ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 425 प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई किए जो 1224 एकड़ के जमीन पर फैला हुआ था। इसके अलावा ED ने एक और 4533 एकड़ की जमीन भी अटैच किया, और ये सब राजू ब्रदर्स ने 1995 से 2005 के बीच में अक्वायर किया था। अब तक सब राजू ब्रदर्स के प्लान के हिसाब से चल रहा था, एटलीस्ट उनको ऐसा लग रहा था। अगर नहीं भी चल रहा था तो उनके और उनके क्लोज एसोसिएट्स के अलावा ये बात और किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन फिर आया 2008। ये ना कि सिर्फ इंडिया के लिए पर पूरी दुनिया के लिए सबसे खराब समय था, और इस बीच एक ऐसा हादसा हुआ जो शायद राजू ब्रदर्स के साथ साथ पूरी दुनिया ने ही नहीं सोचा होगा। अब लैंड एक ऐसा एसेट है जिससे एवर अप्रिशिएटिंग मानते हैं। ये मानते हैं कि लैंड का भाव कभी नहीं गिर सकता है चाहे जो भी हो।
लेकिन 2008 में ये सब बदल गया। लैंड के प्राइसेस ऐसे गिरे जिसे पहले कभी देखा नहीं गया था, और इसी वजह से राजू ब्रदर्स ने भी जो प्रॉपर्टी अक्वायर की थी उनके भी भाव गिर गए, और ये उनके प्लान से बिल्कुल उल्टा था। अब जब इन्होंने अपने सारे पैसे, लोन्स, शेयर होल्डर फंड्स सब ज़मीन अक्वायर करने में लगा दिए थे, तो जब ज़मीन के दाम गिरने लगे तो वो सारे पैसे जैसे गायब ही हो गए थे। मेटास एक कंपनी थी जिसे राजू ब्रदर्स ने स्पेसिफिकली लैंड एक्विजिशंस के लिए एस्टैब्लिश किया था। इस कंपनी का ऑन पेपर जो भी फंक्शन था, इसे एस्टैब्लिश किया था लैंड एक्वायर करने के पर्पज से ही। अब कंपनी के फंड्स गिरते हुए नजर आ गए, तो राजू ब्रदर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस किया मेटस एक्वायर करने के लिए। अब राजू ब्रदर्स और उनके क्लोज एसोसिएट्स के अलावा किसी को पता नहीं था कि मेटस भी इनकी ही क्रिएशन है, तभी भी जब मेटस एक रियल वर्ड भी नहीं था। इनफैक्ट मेटस का उल्टा सत्यम है। तो राजू ब्रदर्स के प्लान के हिसाब से मेटस का एक्विजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सैंक्शन कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर्स को नोटिस दिए बगैर। जब शेयर होल्डर्स को ये बात पता चली तो वो प्रोटेस्ट करने लगे और कंपनी के शेयर प्राइसेस भी गिरने लगे। शेयर प्राइस अपने पीक 544 से 11 रुपए पे गिर गए। इसे देखकर इन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया, लेकिन यह एक्विजिशन अटेम्प्ट के साथ ही अब तक छुपाए हुए सारे पोल खुल गए। मेटस को सत्यम कंप्यूटर्स के अंडर लेने की कोशिश हुई थी दिसंबर 2008 में, और एक ही महीने बाद 2009 जनवरी को रामलिंगा राजू ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने एक 5 पेज की लेटर कंपनी में होते आ रहे सारे इनकंसिस्टेंसीज और अकाउंटिंग एरर्स का एक्सप्लेनेशन दिया। इस लेटर में उन्होंने कहा कि इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर, नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। जिस दिन ये लेटर बाहर आ गया उस दिन ही सत्यम कंप्यूटर्स का 80% मार्केट कैप वाइप आउट हो गया। बस 6 महीने पहले जिस कंपनी का वर्थ $7 बिलियन था, वह $500 मिलियन पर पहुंच गया। लेटर के बाहर आने के कुछ दिन बाद ही रामलिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने अरेस्ट किया। Hello and welcome. You're listening to One India. I am Pooja Sachdeva, and big news coming in. A special court has given its verdict on one of the country's biggest accounting frauds, Satyam scam today. Satyam founder B. Ramalingam Raju and 9 others have been found guilty in the multi-crore scam. 9 अप्रैल 2005 को राजू ब्रदर्स को 7 साल की जेल की सजा और 5.5 करोड़ का फाइन लगा। जब रामलिंगा राजू और उनके भाई मिलकर कंपनी और शेयर होल्डर फंड्स के साथ फ्रॉड कर रहे थे, तब कंपनी का ऑडिटर था प्राइस वाटर हाउस कूपर, एक अकाउंटिंग फर्म जो कि दुनिया की बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में से एक है। इस स्कैंडल के बाद यह देखा गया कि PwC का भी स्कैंडल में हाथ था, वरना इतने सालों से जो होती आ रही फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई पता नहीं लगना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से जनवरी 2018 में PwC को इंडिया की लिस्टेड कंपनीज को ऑडिट करने से 2 साल का बैन कर दिया। सत्यम स्कैंडल के बाद इंडिया के कंपनी लॉज में भी काफी चेंजेस लाए गए। उन्हें और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए 2013 में लाए गए अमेंडमेंट के अंदर यह बोला गया है कि हर पब्लिक कंपनी के बोर्ड में एटलीस्ट 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए, और ये भी मैंडेटरी बनाया है दैट कंपनी हर 5 साल में अपने ऑडिटर्स बदलने चाहिए और ऑडिटिंग फर्म्स को हर 10 साल में। और इतिहास में पहली बार इंडिया में क्लास एक्शन सूट लागू किया गया, जिसके तहत शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स कंपनी से डायरेक्टली डैमेज क्लेम कर सकते हैं अगर कोई फ्रॉड या अनलॉफुल एक्टिविटी हुआ है तो। हालांकि सत्यम स्कैंडल के बाद इंडियन लीगल सिस्टम ने कई कदम उठाए ऐसे स्कैंडल्स को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए, पर फिर भी वो कई हद तक नाकाम रहे। नीरव मोदी, विजय माल्या और अनेकों स्कैम्स देखने मिले, और ये सब सत्यम स्कैम के बाद ही हुआ था। इन सब स्कैम से कलेक्टिवली शेयर होल्डर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ गंवाए हैं। एज शेयर होल्डर्स हमारी संपत्ति की देखभाल करना हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। थैंकफुली अब ज़माना बदल चुका है। ट्रेडबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी और उनके स्टॉक्स के बारे में समझना और भी आसान हो गया है। गए वो दिन जब एक कंपनी को समझने के लिए उनके मोटे मोटे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ते थे, जिसमें ऐसे बहुत डिटेल्स थे जो एज इन्वेस्टर्स हमें कभी काम नहीं आते थे। ट्रेडबुक ऐप पे स्टॉक रिपोर्ट्स, IPO रिपोर्ट्स और दूसरे एनालिटिकल टूल्स के मदद से मिनटों में कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पाकर अब एक आम आदमी सिक्योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकता है, और सत्यम कंप्यूटर्स या किंगफिशर जैसे कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं स्कैम के बाहर आने से पहले ही। सो दैट वाज इट फॉर टुडे दोस्तों, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।